अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने सेलुलर रेस्पिरेशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट का हमारा टॉपिक था एनारोबिक रेस्पिरेशन और उसकी टाइप्स, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और उसकी इंपॉर्टेंस। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड यूजेस ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी इन बॉडी। सेलुलर रेस्पिरेशन या आप कह सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, तरीकाकार क्या है, ये कहाँ पर होती है और कैसे होती है, और इसमें क्या चीज़ें बनती हैं और ये क्यों ज़रूरी है। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इसके यूजेस। देयर आर 3 मेन स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स हैं। इन 3 मरहलों से गुजरने के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है और बॉडी को एनर्जी मिलती है। सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। इससे हमारी बॉडी को एनर्जी एटीपी मिलती है और उसी एटीपी से हमारी बॉडी जो है वो टोटली काम कर पाती है। हमारी मूवमेंट होती है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है, कुछ भी काम जो है उसमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन से आती है। तो आज हम यही देखेंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है ये कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेट्स सी। इसका जो हम पहला स्टेप्स देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अक्रेंस, इसमें हम देखेंगे कि ये प्रोसेस होता कहाँ पर है। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल का जो लिक्विड पार्ट है वहाँ पर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। सेकंड पॉइंट, डजेंट रिक्वायर ऑक्सीजन। इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, सो इट आल्सो अकर्स इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। यही वजह है कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलिसिस होती है। और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है कि वाई ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसकी रीज़न जो है ये सेकंड पॉइंट आप देंगे। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, ग्लाइकोलिसिस में होता है कि एक्चुअली ग्लूकोज जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं इज़ ब्रोकन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड 3 कार्बन। ग्लूकोज ब्रेक होता है और इससे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुविक एसिड के अंदर, और एक पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन होते हैं। ग्लाइकोलिसिस की जो डिफाइन बनेगी वो ये थर्ड पॉइंट बनेगी, और साथ में इसके आप फर्स्ट पॉइंट जो है ये ऐड कर देंगे तो एक मुकम्मल डेफिनेशन हो जाएगी ग्लाइकोलिसिस की, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के बनाता है। अगर हम ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट की बात करें, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। इसमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं और 2 NADH मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और इस सारे प्रोसेस को केमिकल इक्वेशन के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया गया है। कैसे? ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसकी ब्रेकडाउन होती है जिसके रिजल्ट में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं, ATP बनती है, और फिर इसके अलावा 2 मॉलिक्यूल्स NADH बनते हैं। और ये नंबर भी स्पेसिफिक होते हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के टूटने से 2 ATP प्रोड्यूस होंगे, 2 NADH प्रोड्यूस होंगे। इसकी हम केमिकल इक्वेशन भी देखते हैं जो बुक के अंदर शामिल है। ग्लूकोज जिसके अंदर 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये ब्रेकडाउन होता है और इससे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के, और हर एक पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन हैं। और इसमें साथ में क्या होता है, 2 ATP मॉलिक्यूल्स पहले यूज़ होते हैं, 2 ATP यूज़ होते हैं और चेंज हो जाते हैं NADP के अंदर। और फिर इसके बाद क्या होता है, 4 NADP चेंज होते हैं ATP के अंदर। इसका मतलब है 4 NADP से 4 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन का मकसद ही यही है कि ATP को प्रोड्यूस किया जाए, और यही ATP जो है बॉडी की एक्टिविटी में यूज़ होती है। और इसके साथ साथ 2 NAD मॉलिक्यूल्स, इनकी रिडक्शन होती है, इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और ये चेंज हो जाता है 2 NADH। ये एक दूसरा एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स है जैसे ATP है। सेलुलर रेस्पिरेशन का सेकंड स्टेप होता है क्रब साइकिल। इसे क्रब साइकिल इसलिए कहा जाता है, इसको एक्चुअली सर हैंस क्रब ने डिस्कवर किया था, इस वजह से उनको ऑनर देने के लिए इस प्रोसेस का, इस केमिकल रिएक्शन का नेम भी क्रब साइकिल रखा गया। और इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं कि इसमें जो मॉलिक्यूल जहाँ से ये रिएक्शन स्टार्ट होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। फिर इसकी अक्रेंस, ये प्रोसेस होता कहाँ पर, ये MCQs भी आते हैं। क्रब साइकिल अक्कर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स, जो लिक्विड पार्ट होता है, वहाँ पर क्रब साइकिल होता है। जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस का पढ़ा था, वो सेल के अंदर, और क्रब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। इस प्रोसेस में होता क्या है, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जो पायरुविक एसिड बना था उसके अंदर अभी भी एनर्जी मौजूद है। बॉडी चाहती है इसमें जितनी एनर्जी है उस सारे को रिमूव किया जाए, निकाल लिया जाए, काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। उसके लिए पायरुविक एसिड को क्रब साइकिल के अंदर इंटर किया जाता है। और पायरुविक एसिड को क्रब साइकिल में इंटर करने के लिए पहले इसे चेंज किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर।
और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और NADH मालिक्यूल प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद एसीटाइल कोएंजाइम ए जो है ये इंटर होता है। ये MCQs भी आता है कि क्रब साइकिल के अंदर कौन सी चीज़ इंटर होती है, कहाँ से क्रब साइकिल स्टार्ट होता है, वो एसीटाइल कोएंजाइम ए से स्टार्ट होता है, ना कि पैरविक एसिड से। फिर उसके बाद एसीटाइल कोएंजाइम ए की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। इसके अंदर जितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं सब की ऑक्सीडेशन, मतलब सबको मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया जाता है। इसके अंदर जितनी एनर्जी होती है वो सारी एनर्जी को निकाल लिया जाता है, निचोड़ लिया जाता है। और वो एनर्जी की कौन कौन सी फॉर्म है, वो होती है ATP, फिर उसके बाद NADH, FADH2 प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर NADH की फुल फॉर्म बताया हुआ है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NADH? NADH की फुल फॉर्म है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है। NAD के साथ जब भी हाइड्रोजन ऐड होगा तो हम कहेंगे ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। हाइड्रोजन के बगैर होगा, विदाउट हाइड्रोजन होगा तो हम कहेंगे इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। ड्यूरिंग क्रब साइकिल FADH2 प्रोड्यूस होता है। इसकी फुल फॉर्म है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये भी रिड्यूस्ड फॉर्म है। इसका हम केमिकल इक्वेशन देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्रब साइकिल की समरी दी है, केमिकल रिएक्शन दी है, ये भी पेपर में आता है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो साथ में ये केमिकल रिएक्शन भी लिखने होते हैं, ये समरी भी लिखनी होती है। क्रब साइकिल में क्या होता है, पैरविक एसिड, इसके अंदर कोएंजाइम ए ऐड किया जाता है। इस रिएक्शन में जैसे एरो की डायरेक्शन है वैसे ही आप लोगों ने राइट करना है। इसका मतलब ये है इस एरो का कोएंजाइम ए जो है इस रिएक्शन में इंटर हो रहा है और साथ में पैरविक एसिड में एक कार्बन निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और साथ में NAD जो है इसकी रिडक्शन होती है, चेंज हो जाता है NADH के अंदर। और इस तरह इस सारे स्टेप्स के बाद पायरुविक एसिड 3 कार्बन मालिक्यूल चेंज हो जाता है एसीटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। ये 2 कार्बन मालिक्यूल्स है क्योंकि एक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो गया। फिर उसके बाद एसीटाइल कोएंजाइम में क्रब साइकिल इस प्रोसेस इस केमिकल रिएक्शन के अंदर इंटर होता है। जैसे ये इंटर होता है इसमें कोएंजाइम ए रिमूव हो जाता है, 2 मालिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होते हैं, 3 मालिक्यूल NAD जो है इसकी रिडक्शन होती है और ये चेंज हो जाते हैं 3 NADH के अंदर। और फिर इसके बाद ये प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसीड होता है और इसमें एक ADP चेंज हो जाती है ATP के अंदर। फिर ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है, आगे बढ़ता है और इसमें क्या होता है FAD चेंज होता है हाई एनर्जी मालिक्यूल FADH2 के अंदर और इस तरह फाइनली जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का नेक्स्ट थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस प्रोसेस का मकसद ये होता है कि ग्लाइकोलिसिस और क्रब साइकिल के दौरान जो NADH और FADH प्रोड्यूस हुआ है इसको ATP में चेंज किया जाए, क्योंकि ATP जो है बॉडी को फ़ौरन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन NADH और FADH2 है क्विकली बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए इन मालिक्यूल्स को ATP में चेंज किया जाता है और उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी भी हम अक्रस देखेंगे, ये कहाँ पर होता है, इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, NADH और FADH2 की ऑक्सीडेशन की जाती है और ऑक्सीडेशन के बाद NADH चेंज हो जाता है NAD के अंदर और FADH2 चेंज हो जाता है FAD के अंदर। जैसे ही NADH और FADH2 की ऑक्सीडेशन होती है हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं, उन हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं। तो फिर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन असल में माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन का एक ग्रुप होता है, एक चेन होती है। तो प्रोटीन की उस चेन में से इलेक्ट्रॉन पास आउट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से गुजरते हैं तो दे रिलीज एनर्जी और ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं। दिस एनर्जी इज़ यूज टू प्रोड्यूस ATP और इसी एनर्जी को यूज़ करके फिर फाइनली ATP प्रोड्यूस कर दिया जाता है। और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ एट द एंड इलेक्ट्रॉन कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयंस टू फॉर्म वाटर। इस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन आयंस बने थे उसको ऑक्सीजन के साथ मिला दिया जाता है और फाइनली जो है वो वाटर प्रोड्यूस होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के फाइनल प्रोडक्ट की बात करें, इसका फाइनल प्रोडक्ट है ATP और H2O। ये 2 चीज़ें बनती हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इस स्टेप को भी हम ग्राफिकली देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या हुआ है, NADH की
ऑक्सीडेशन की गई, जिसके रिजल्ट में 3 एडीपी जो है लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी में चेंज हो जाते हैं और साथ में ऑक्सीजन जो है वाटर में चेंज होती है और NADH NAD में प्रोड्यूस हो जाता है। जो इसमें फाइनल मकसद है वो है एटीपी को प्रोड्यूस करना। सेम इसी तरह FADH2 जो है इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ये चेंज हो जाता है FAD के अंदर और साथ में 2 ADP चेंज होते हैं 2 ATP के अंदर और इसमें भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के साथ मिलता है और वाटर प्रोड्यूस कर देता है। इसमें एक और चीज़ है कि NADH जो है ये 3 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, जबकि एक FADH2 जो है 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है। ये MCQs भी है। तो ये था ओवरऑल प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन का। इसके हमने 3 स्टेप्स पढ़े, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर मैं इस सारे प्रोसेस की एक लाइन में समरी बताऊं तो सेलुलर रेस्पिरेशन में हुआ क्या, जो हम खाना खाते हैं उस खाने में जो ग्लूकोज होता है उसको ब्रेक किया जाता है। उसके अंदर जितनी एनर्जी होती है कार्बन हाइड्रोजन की शक्ल में उसे चेंज कर दिया जाता है एटीपी के अंदर, क्योंकि एटीपी जो है हमें फ़ौरन से एनर्जी देती है और हमें वो एनर्जी फ़ौरन से ही चाहिए होती है बॉडी के प्रोसेस के लिए। जैसे मैं बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो इसमें फ़ौरन एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी हमें खुराक डायरेक्टली नहीं दे पाती। उसके लिए फिर एटीपी को प्रोड्यूस किया जाता है और इस प्रोसेस का भी यही मकसद है। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देखते हैं कि जो एटीपी इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ये प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड इन वेरियस बॉडी प्रोसेस। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो एटीपी प्रोड्यूस होती है वो बॉडी के कई फंक्शन में यूज़ होती है। पहला है मसल्स कंट्रैक्शन। हमारे बॉडी के जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, उसके रिजल्ट में मूवमेंट होती है, हम हरकत कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, या हम कोई चीज़ लिख पाते हैं या गर्दन को घुमा सकते हैं। सेकंड प्रोसेस क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम उस ट्रांसपोर्ट में को कहते हैं जिसमें ये होता है कि एक जगह जहाँ पर चीज़ें कम है वहाँ से उस जगह पर चीज़ें लेकर जाना जहाँ पर ज़्यादा है, तो उसमें फिर एनर्जी यूज़ होती है, वो भी एनर्जी जो है एटीपी की शक्ल में होती है। थर्ड स्टेप है सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे कि बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, इनकी सिंथेसिस के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी भी एटीपी की शक्ल में यूज़ की जाती है जो सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है। फोर्थ है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड माइटोसिस। जब माइटोसिस का प्रोसेस होता है, एक सेल से 2 बनते हैं, उसके लिए डीएनए को कॉपी किया जाता है, डीएनए की कॉपी तैयार की जाती है, इसमें भी एनर्जी यूज़ होती है। तो ये एटीपी एनर्जी जो सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हुई है वो भी यहाँ पर भी यूज़ होती है। और एटीपी एनर्जी कहाँ पर यूज़ होती है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए भी एटीपी एनर्जी यूज़ होती है। जैसे आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, ये नर्व इम्पल्स के ज़रिए, और इसमें भी एटीपी एनर्जी यूज़ होती है। फिर 6 नंबर पर है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो स्पेसिफिक होता है। अगर मैं इंसानों की बात करूँ, इंसानों का बॉडी टेम्परेचर 37 सेल्सियस होता है और ये हमेशा इतना ही रहता है। इसमें हल्का फुल्का फ्लैक्चुएशन आता है और बॉडी दोबारा उसे 37 पे लेकर आती है, तो इसमें भी एनर्जी यूज़ होती है। और लास्ट है 7 पॉइंट ब्रेकडाउन एंड एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन के दौरान, मेटाबॉलिज्म के दौरान, या फिर फूड के ज़रिए टॉक्सिक मटेरियल जो है, जहरीले मादे जो हैं बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो बॉडी उनकी ब्रेक डाउन करती है, उनको तोड़ देती है और बॉडी से रिमूव करती है। तो इस प्रोसेस के अंदर भी एटीपी को यूज़ किया जाता है। तो ये था यूजेस ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी इन बॉडी। ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। और मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, इसके तीनों स्टेप्स आ सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या इसमें कोई से भी 2 पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या फिर ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल। और साथ में इनका जो ये समरी जो केमिकल स्ट्रक्चर डायग्राम की शक्ल में दी हुई है, ये भी आप लोग साथ में राइट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।